हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन ने गुप्त काल के अंतर्गत गुप्त काल के प्रशासन और राजनीति के बारे में बात की। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे गुप्त काल में। आप लोग लिखो सब, गुप्त काल में न्यायिक प्रणाली, न्यायिक जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली, न्याय गुप्त काल में न्याय प्रणाली। अभी फिर आगे लिखो आप इसमें दीवानी। आप लोग लिखो भाई पीछे सब, दीवानी और फौजदारी मामलों में, दीवानी और फौजदारी मामलों में भेद किया जाता रहा, अंतर भेद किया जाता रहा। यानी दीवानी मामले अलग माने जाते रहे, फौजदारी मामले अलग अलग माने जाते रहे। आपको पता ना दीवानी और फौजदारी मामले कौन से होते हैं? फौजदारी मामले हो गए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और दीवानी मामले हो गए जो सिविल नेचर के हैं। किसी ने किसी का पैसा खा लिया, कहीं फ्रॉड कर लिया फाइनेंशियल, वो सिविल इसके अंदर आएंगे। ठीक है। न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली वर्ण व्यवस्था पर भी आधारित थी। न्याय प्रणाली वर्ण व्यवस्था पर भी आधारित थी। अतः एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को कम सजा दी जाती थी। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को कम सजा दी जाती थी, और अन्य वर्णों को अधिक सजा दी जाती थी, और अन्य वर्णों को अधिक सजा दी जाती थी। न्याय देने का कार्य, न्याय देने का कार्य राज्य, न्याय देने का कार्य राज्य श्रेणी, राज्य श्रेणी जाति पंचायत आदि का था। न्याय देने का कार्य राज्य, श्रेणी, जाति, पंचायत आदि का था। फाहयान, जब फाहयान है ना, चीनी यात्री है, फाहयान जब भारत आया, फाहयान जब भारत आया तो उसने कहा कि राज्य की न्याय प्रणाली, उसने कहा कि गुप्त काल में राज्य प्रणाली उदारवादी थी। गुप्त काल में राज्य प्रणाली उदारवादी थी। जैसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता रहा, जैसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। राज्य में अपराध कम होते थे, राज्य में अपराध कम होते थे, क्योंकि कानूनी व्यवस्था अधिक जिम्मेदार थी, थी। फिर इसके बाद आप आगे लिखो, नौकरशाही विस्तृत नहीं थी। नौकरशाही का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी। नौकरशाही विस्तृत नहीं थी, और
सामंती प्रणाली पर आधारित थी। नौकरशाही विस्तृत नहीं थी और सामंती प्रणाली पर आधारित थी। तो ये अपन ने गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ाया, राजनीति के बारे में पढ़ाया। अगला पैराग्राफ देखो, मौर्य वंश और गुप्त काल के प्रशासन में अंतर। मौर्य वंश और गुप्त काल के प्रशासन में अंतर। दोनों युगों का सामाजिक आर्थिक दोनों युगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी। दोनों युगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी। मौर्य काल में राज्य का आर्थिक आधार मौर्य काल में राज्य का आर्थिक आधार बहुत मजबूत था। मौर्य काल में आर्थिक आधार बहुत मजबूत था, जबकि गुप्त काल में राज्य की शक्तियां पहले की तुलना में कम हुई। और मध्यस्थों की संख्या बढ़ गई। फिर आगे लिखो, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में राजा को अधिक स्वैच्छिक शक्तियां दी गई है। राजा को अधिक स्वैच्छिक शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर, स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकता हो, कोई मर्जी आए करे, मर्जी आए नहीं करे, उसको स्वैच्छिक कहा जाता है। अधिक स्वैच्छिक शक्तियां दी गई है। और राजत्व का सिद्धांत पितृत्व पे आधारित था। राजत्व का सिद्धांत पितृत्व पर आधारित था। अर्थात राजा की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह एक पिता के समान अपने साम्राज्य के नागरिकों की देखभाल करे। एक पिता के समान अपने साम्राज्य के नागरिकों की देखभाल करे। अतः राज्य की शक्तियां अपनी अधिक जिम्मेदारी होने के कारण अत्यधिक थी। अतः राज्य की शक्तियां अपनी अधिक जिम्मेदारी होने के कारण अत्यधिक थी। तो लिखो, किंतु गुप्त काल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत के कारण राजा की शक्तियां कम हो गई। 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 राजा की शक्तियां कम हो गई।
राजा की शक्तियां कम हो गई। सामंती व्यवस्था की शुरुआत के कारण राजा की शक्तियां कम हो गई और राजा को आवश्यकता हुई राजा को आवश्यकता हुई कि बड़े वह बड़ी बड़ी राजा को आवश्यकता हुई कि वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करे कि वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करे और अपनी शक्ति का परिचय अपने सामंतों को देने की कोशिश करे और अपनी शक्ति का परिचय अपने सामंतों को देने की कोशिश करे। डिफरेंस समझ आ रहा है ना मौर्य काल और गुप्त काल में? मौर्य काल में राजा अधिक ताकतवर था, गुप्त काल में इतना ताकतवर नहीं रहा राजा। तब भी राजा को जरूरत महसूस हुई कि मैं बड़ी बड़ी उपाधियां लूं। हो सकता है कि उस उपाधियों से डर के, उस उपाधियों के कारण दूसरे लोग मेरी शक्ति को पहचाने। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जो अपनी लॉ बुक्स है, धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में समाज के नियमों का उल्लेख है, आपको पता है हर वर्ण के नियमों का उल्लेख है। राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, वैश्य की क्या जिम्मेदारी है, शूद्र के क्या क्या कार्य हैं। और ये जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, लॉ बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इस पे इतना अधिक एम्फेसिस कर रखा है किताबों में, किसी भी हाल में ये व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में शूद्र अपने अपने को दिए हुए कार्य के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य ना करे। आप समझ के जो जो जिसकी जिम्मेदारी उसी को वहन करता रहे। इस पे इतना अधिक ओवर एम्फेसिस किया है इन लॉ बुक में, तो इसका क्या मतलब निकलता है? बहुत ज्यादा इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर नियमों को तोड़ दिया तो ये सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जैसे कहा गया है लॉ बुक के ना, अगर कोई शूद्र महाभारत और रामायण सुन ले, आपने पढ़ा होगा कहीं पे सुना होगा, महाभारत और रामायण का पाठ कर ले, सुन ले, तो उसके कान में मोल्टन लेड डाल देना चाहिए। मोल्टन लेड क्या होता है? पिघला हुआ शीशा, लेड होता है ना शीशा, वो डाल देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी सजा का प्रावधान किया हुआ है। तो उसका मतलब क्या है? जब ओवर एम्फेसिस कर रखा है कि ये सजा मिलेगी, ये कार्य नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वास्तव में समाज में वायलेशन होता रहता होगा। वायलेशन मतलब नियमों की अवहेलना होती रहती होगी। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तभी आवश्यकता पड़ेगी लॉ बुक में सभी के सभी नियमों को क्रमबद्ध तरीके से लिख के उसके लिए सजा का प्रावधान करना। क्योंकि वास्तव में जरूरी नहीं है कि समाज धर्मशास्त्र के अनुसार ही चलाओ। हो सकता है 50% चलाओ, 40% चलाओ, 60% उसकी अवहेलना हुई होगी। अगर धर्मशास्त्र में लिख रखा है इसका मतलब ये नहीं कि 100% समाज वैसा था, हर कोई वर्ण व्यवस्था को मानता रहा, हर कोई वर्ण व्यवस्था के नियमों की पालना करता रहा। इतना अधिक उन किताबों में एम्फेसिस कर रखा है, इसका निष्कर्ष भी निकलता है कहीं ना कहीं इसके वायलेशंस भी रहे होंगे। फिर आगे लिखो, मौर्य काल में केंद्र की नौकरशाही, मौर्य काल में केंद्र की नौकरशाही काफी विस्तृत थी। मौर्य काल में केंद्र की नौकरशाही काफी विस्तृत थी, क्योंकि राज्य का क्षेत्राधिकार भी बहुत था, क्योंकि राज्य का क्षेत्राधिकार भी अधिक था, क्योंकि राज्य का क्षेत्राधिकार भी अधिक था। इसकी तुलना में गुप्त काल में, इसकी तुलना में गुप्त काल में नौकरशाही का ढांचा सीमित था। इसकी तुलना में गुप्त काल में नौकरशाही का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का ढांचा सीमित था। हमें वंशवाद के उदाहरण भी केंद्रीय नौकरशाही में देखने को मिलते हैं। हमें वंशवाद के उदाहरण भी केंद्रीय नौकरशाही में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे लिखो, प्रांत के प्रशासन में, प्रांत प्रोविंसेस, प्रांत के प्रशासन
में दिव्य वदान, एक किताब का नाम है, बुद्ध की किताब, दिव्य वदान में लिखा है, दिव्य वदान में लिखा है कि प्रांत के मुखिया की मंत्री परिषद, प्रांत के मुखिया की मंत्री परिषद संवेदनशील सूचना, प्रांत के मुखिया की मंत्री परिषद संवेदनशील सूचना सीधे केंद्र को दे सकती थी, संवेदनशील सूचना सीधे केंद्र को दे सकती थी। इसके लिए दे सकती थी, इसके लिए प्रांत के मुखिया की अनुमति आवश्यक नहीं थी, इसके लिए प्रांत के मुखिया की अनुमति आवश्यक नहीं थी। किंतु गुप्त काल में प्रांतीय मुखिया को उपारिका कहा जाता था, किंतु गुप्त काल में प्रांतीय मुखिया को उपारिका कहा जाता था और उसने स्वयं महाराज की उपाधि धारण की, उसने स्वयं महाराज की उपाधि धारण की। अतः पहले की तुलना में प्रांत का मुखिया अधिक शक्तिशाली हो गया। अतः पहले की तुलना में प्रांत का मुखिया अधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी मंत्री परिषद सीधे केंद्रीय सम्राट से संपर्क नहीं कर सकती थी, और उसकी मंत्री परिषद सीधे केंद्रीय सम्राट से संपर्क नहीं कर सकती थी, सीधे केंद्रीय सम्राट से संपर्क नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब समझ आया ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। गुप्त काल में प्रांतीय गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो गए तो राजा कमजोर हुआ ना, जो प्रांत के अलग अलग गवर्नर है वो अधिक शक्तिशाली हो गए, तो उसका क्या मतलब है, राजा की शक्तियां कम हुई। लेकिन मौर्य काल में उसका उल्टा था, सम्राट सर्वाधिक शक्तिशाली था, और जो प्रांत के मुखिया थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि जो प्रांतीय मुखिया थी, जो उसका मंत्री परिषद था, उसके जो सदस्य थे कोई भी संवेदनशील सूचना सीधा राजा को दे सकते थे, लेकिन गुप्त काल में संभव ही नहीं था। जो प्रांतीय गवर्नर है, जो प्रोविंशियल गवर्नर है, उसके जो सलाह परिषद है, जो मंत्री परिषद है, उसके सदस्य को अगर कोई सूचना देनी तो पहले गवर्नर को देंगे, गवर्नर सम्राट को देगा, डायरेक्ट सम्राट के साथ कॉन्टेक्ट उनका संभव ही नहीं था। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए ना, मौर्य काल में जो प्रांतीय गवर्नर था अधिक शक्तिशाली था, और गुप्त काल में नहीं, मौर्य काल में प्रांतीय गवर्नर कम शक्तिशाली था और गुप्त काल में अधिक शक्तिशाली बन गया जो प्रांतीय गवर्नर है वो। ठीक है, आगे लिखो, जिले का प्रशासन, जिले का प्रशासन, इसमें लिखो युक्त राजुका, युक्त राजुक प्रदेशिका, प्रादेशिक, युक्त राजुक प्रादेशिक, इनकी नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा की जाती थी, इनकी नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा की जाती थी। किंतु गुप्त काल में जिले के अधिकारी
जैसे विषयपति, जिले के अधिकारी, जैसे विषयपति की नियुक्ति प्रांत के उपारिक के द्वारा की जाती थी। की नियुक्ति प्रांत के उपारिक की नियुक्ति प्रांत के उपारिक के द्वारा की जाती थी। अतः गुप्त काल में हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। अतः गुप्त काल में हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, जिसका अर्थ है स्थानीय तत्वों को अधिक अधिकार देना। स्थानीय तत्वों को अधिक अधिकार देना। फिर आगे लिखो, शहर के प्रशासन में मेगास्थनीज ने 6 समितियों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने 6 समितियों का वर्णन किया है, जिनके द्वारा वर्णन किया है। एक से किंतु गुप्त काल में लिखो आप, किंतु गुप्त काल में स्थानीय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता रहा। किंतु गुप्त काल में स्थानीय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता था और स्थानीय क्षेत्र में शक्तियों का इजाफा हुआ। जैसे शहर के प्रशासन के लिए एक नगर परिषद की स्थापना। जैसे शहर के प्रशासन के लिए एक नगर परिषद की स्थापना और उसमें व्यापारिक श्रेणी व शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व। इसके आगे लिखो, मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली होने के कारण राजा व उसके अधिकारियों को नियमित तौर पर अपने साम्राज्य में भ्रमण करना पड़ता था। नियमित तौर पर अपने साम्राज्य में भ्रमण करना पड़ता था। जैसे धम्म महामात्र की नियुक्ति, जैसे धम्म महामात्र की नियुक्ति, जिसका कार्य
जिसका कार्य प्रदेश में यह सुनिश्चित करना था, जिसका कार्य प्रदेश में यह सुनिश्चित करना था कि जनता राजकीय नियमों और धम्म के आदर्शों की पालना करे, कि जनता राज्य के नियमों और धम्म के आदर्शों की पालना करे। किंतु गुप्त काल में इस प्रकार के राजकीय भ्रमण के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्थानीय तत्वों को अधिक शक्ति मिलने से केंद्र के प्रयासों की इतनी अधिक जरूरत नहीं होगी। केंद्र के प्रयासों की इतनी अधिक जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत